आजकल जिसे देखो सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोच रही हो मैं भी कर लूं, पर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं? अपने दोस्त से पूछूं क्या कोई हॉट टिप दे दे, या फिर न्यूज़ में देख लेती हूँ कौन सा स्टॉक आजकल प्रॉफिट दे रहा है। अगर आप भी इन सभी बेसिस पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सॉरी टू से, लेकिन आपके प्रॉफिट की जगह लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। किसी हॉट टिप या न्यूज़ के थ्रू स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छा होगा अगर आप किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर उस पर इन्वेस्ट करें। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जो आपको एक स्टॉक के रियल पोटेंशियल समझने में मदद करता है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। अब अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो आप दो टाइप के अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज टॉप बॉटम अप्रोच एंड सेकंड इज बॉटम टॉप अप्रोच, which consists of first economy, then sector, then industry and then company. अब निफ्टी के सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, कंज्यूमर गुड्स एटसेट्रा, इनमें अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर गुड्स मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज इन निफ्टी होल्ड करते हैं। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल, मेटल्स, फार्मा एटसेट्रा भी कुछ सेक्टर्स हैं जो कि निफ्टी में है। अब इन्हीं सेक्टर्स में से हम बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज छांटते हैं और फिर उसके बाद उन कंपनीज को एनालिसिस करते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। तो सबसे पहले आपको हमेशा पहले सेक्टर एनालिसिस करना है और उसके बाद कंपनी सेलेक्ट करके फिर कंपनी एनालिसिस करना होता है। नाउ अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस देख लेते हैं किसी कंपनी का किस बेसिस पे हम करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है ये एक स्टॉक का असली वैल्यू होता है जो उसके फ्यूचर कैश फ्लोज पर बेस्ड होता है। अगर एक स्टॉक का मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो तो वो अंडर वैल्यूड हो सकता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेनली हमें अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड स्टॉक जानने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज कैलकुलेट करने पर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये होती है और मार्केट में प्राइस 150 रुपये है, तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। सेकंड, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है ये एक कंपनी की टोटल वैल्यू बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ चल रहा है, तो अगर आपको वो कंपनी बाय करनी है तो आपको उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए देने होंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की टोटल वैल्यू होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के एक शेयर के प्राइस 100 रुपये है और टोटल 1 करोड़ शेयर हैं, तो मार्केट कैप होगा 100 करोड़। लार्ज कैप कंपनीज जैसे टीसीएस स्टेबल होती हैं, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज जैसे पेनी स्टॉक ज्यादा रिस्क लेकिन ज्यादा रिवॉर्ड दे सकती हैं। लेकिन ये आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे या आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे या लार्ज कैप में। अब बात कर लेते हैं ईपीएस की। ईपीएस काफी इंपॉर्टेंट रेशो होता है, इसके थ्रू हम पीई रेशो भी जानते हैं। ईपीएस का मतलब है एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। नाउ ईपीएस निकालने का एक फॉर्मूला होता है विच इज नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स अपॉन टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। प्रेफर्ड डिविडेंड्स का मतलब होता है ये वो डिविडेंड होता है जो कि हमें देना ही होता है, जो इस पे डिपेंड नहीं होता है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस, लेकिन ये एक फिक्स डिविडेंड होता है। तो कंपनी अपना प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करती है नेट इनकम में से अपॉन टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो हम किसी भी कंपनी का ईपीएस निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का नेट इनकम 10 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ शेयर हैं, तो ईपीएस होगा 10 रुपये। ज़्यादा ईपीएस का मतलब ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती है, लेकिन हमेशा सेम इंडस्ट्री के स्टॉक्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। ज़्यादा ईपीएस या कम ईपीएस से मतलब नहीं है, आप जिस सेक्टर या जिस इंडस्ट्री के एनालिसिस कर रहे हैं उस बेसिस पे उसके कंपेटिटर्स को भी एनालाइज करें और तब देखें कि ये ईपीएस किसी कंपनी का ठीक है या गलत। नेक्स्ट इज पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग।
पीई रेशो बताता है कि 1 रुपए अर्निंग के लिए लोग कितना प्राइस पे कर रहे हैं। इसीलिए आपने ज़्यादातर सुना होगा कि जितना कम पीई उतना अच्छी कंपनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी का पीई 25 रुपए है तो आपको 25 रुपए देने पड़ रहे हैं 1 के बदले। ना पीई रेशो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है और ईपीएस 10 है तो पीई रेशो होगा 10 रुपए। अगर इंडस्ट्री एवरेज पीई 15 है तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड लग सकता है। पीई रेशो देखते टाइम भी आप इंडस्ट्री एनालिसिस ज़रूर करें कंपनी एनालिसिस के साथ साथ। Now next is debt to equity ratio. This is also another important ratio which you have to focus on while considering any company to invest. Now debt to equity ratio एक कंपनी के financial risk को दिखाता है। इसका फॉर्मूला होता है total debt upon shareholders equity. अगर एक कंपनी के पास 50 करोड़ का डेट है और 100 करोड़ का इक्विटी है तो रेशो होगा 0.5। लो रेशो जनरली सेफर होता है, लेकिन ये भी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब ये भी होता है कि कंपनी ने कितना डेट उठाया है अपनी इक्विटी के बदले। नाउ नेक्स्ट, बुक वैल्यू एंड प्राइस टू बुक, पीबी रेशो। बुक वैल्यू एक कंपनी के टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को दिखाता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आज कंपनी बंद हो जाती है तो वो कितने रुपए आपको देंगे। अगर आज वो कंपनी बिल्कुल डिसबैंड हो जाती है तो आपको उस एक शेयर पे कितने रुपए मिलेंगे। नाउ व्हाट इज पीबी? पीबी रेशो ये कैलकुलेट करने में मदद करता है और इसका एक फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर 50 रुपीज है और मार्केट प्राइस 75 तो पीबी रेशो होगा 1.5। अगर पीबी 1 से कम हो तो वो शेयर अंडर वैल्यूड बोला जा सकता है। तो इट इज ऑल्सो फेवरेबल अगर पीबी रेशो कम हो तो। नाउ नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड। आप देखेंगे डिविडेंड आपने बहुत बार टीवी में भी सुना होगा या इधर उधर लोगों से सुना होगा कि इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको पैसिव इनकम पसंद है तो डिविडेंड यील्ड एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है। इसका फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड अपॉन करंट शेयर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक 200 रुपए का है और वो 10 रुपए का डिविडेंड देती है कंपनी तो यील्ड होगा 5%। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा लगता है, लेकिन बहुत हाई यील्ड कभी कभी रेड फ्लैग भी हो सकता है, तो उससे प्लीज सावधान रहिए। नाउ नेक्स्ट इज ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जो एक कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को मेजर करता है। ROE का फॉर्मूला है नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर एक कंपनी का नेट इनकम 10 करोड़ है और इक्विटी 50 करोड़ तो ROE होगा 20%। ज़्यादा ROE का मतलब है कि कंपनी एफिशिएंटली अपने इन्वेस्टर्स के पैसे का यूज़ कर रही है, लेकिन हमेशा ROE को भी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, FMCG कंपनीज का ROE हायर होता है जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का कंपैरेटिवली लोअर। तो आप इस बेसिस पे, इंडस्ट्री बेसिस पे ही हर कंपनी का कंपैरिजन करें। नाउ इसके अलावा और जो पैरामीटर्स जो हम मेजर करते हैं दैट इज FII और DIIs। FIIs means foreign institutional investors and DIIs mean domestic institutional investors. FIIs वो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और हेज फंड्स। FIIs का ज़्यादा इन्फ्लो मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। एंड DIIs इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे LIC, इंडियन म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स। अगर DIIs एक्टिवली स्टॉक खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस है, तो हम इनके भी FIIs और DIIs के मूवमेंट को भी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले।
FII और DIIs के बाइंग और सेलिंग ट्रेंड्स आपको मार्केट के सेंटिमेंट समझने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर FIIs कॉन्टिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं और DIIs बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हो सकती है। इन सब चीज़ों के अलावा आपको कुछ और पैरामीटर्स बैलेंस शीट में भी देखने चाहिए। इट डजेंट मीन कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तभी आप इन चीज़ों को मेजर कर पाएंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी की। नाउ सबसे पहले बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का स्नैपशॉट होता है जो हमें उसके एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कंपनी की टोटल इनकम जो वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचकर कमाती है। इसे टॉप लाइन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी 100 करोड़ के मोबाइल फोन्स बेचती है तो उसका रेवेन्यू 100 करोड़ होगा। लेकिन रेवेन्यू का अलोन देखना काफ़ी नहीं होता, हमें प्रॉफिट और एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करना होता है। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट एक कंपनी के सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये बताता है कि रेवेन्यू से एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचा। प्रॉफिट के 3 मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके जो भी बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। सेकेंड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव माइनस करके जो बचता है। एंड थर्ड इज नेट प्रॉफिट। सभी एक्सपेंसेस, टैक्स और इंटरेस्ट इंक्लूडेड माइनस करके जो फाइनल प्रॉफिट बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी के रेवेन्यू 100 करोड़ है और एक्सपेंसेस 80 करोड़ तो नेट प्रॉफिट होगा 20 करोड़। नाउ नेटवर्थ या इक्विटी एक कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है। ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है और इसे कैलकुलेट करते हैं नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के टोटल एसेट्स 500 करोड़ हैं और टोटल लाइबिलिटीज 300 करोड़ हैं तो नेट वर्थ होगा 200 करोड़। पॉजिटिव नेटवर्थ का मतलब है कि कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटीज से ज़्यादा हैं, जो एक अच्छी बात होती है। नेगेटिव नेटवर्थ का मतलब है हो सकता है कि कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक कंपनी के पास 500 करोड़ के एसेट हैं और 300 करोड़ की लाइबिलिटीज हैं। नेटवर्थ होगा 200 करोड़। कंपनी के एनुअल रेवेन्यू 1000 करोड़ है। एक्सपेंसेस के बाद इसका नेट प्रॉफिट 200 करोड़ है। ये मैट्रिक्स बताते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है और अपने इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। इसी तरह हम कंपनीज के एनालिसिस करते हैं, उनके फंडामेंटली उन्हें चेक करते हैं और तब हम इन्वेस्ट करते हैं। अभी आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स हैं। अब आप मुझे इसे एनालाइज करके कमेंट में बताएंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये सारा डेटा आपको स्क्रीनर वेबसाइट पर मिल जाएगा। So that's it for today's video. I hope you liked this video. If you did, please press the like button. Also, do not forget to subscribe to my channel. Thank you.